मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण यानी एफएमडीए की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई करोड़ की परियोजनाओं को यहां पर मंजूरी दी है। तो वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि फरीदाबाद में सड़क नेटवर्क और कनेक्टिविटी में सुधार एफएमडीए के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को नंबर 1 बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। यही वजह है कि हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है और प्रदेश के नागरिक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इन सब की बानगी तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण यानी एफएमडीए की चौथी बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद शहर के विकास को गति देने के लिए वर्ष 2023-24 के लिए कुल 878.23 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि जीवर एयरपोर्ट आने से फरीदाबाद और पलवल जिला में विकास की नई संभावनाएं खुली। ऐसे में जीवर के साथ लगते हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल जिलों का सुनियोजित विकास हो, इसके लिए यमुना क्षेत्र को कंट्रोल एरिया घोषित कर नया मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि वर्ष 2031 तक भविष्य की जनसंख्या वृद्धि और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकताओं की कल्पना की थी, जिसके तहत शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार, नागरिक सेवाओं को बढ़ाने और बेहतर पर्यावरण में योगदान देने के लिए तैयार की गई प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। वहीं बैठक में एफएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए श्रीनिवास की ओर से विकास का एजेंडा प्रस्तुत किया गया, जिसे मुख्यमंत्री ने शहर के उत्थान और बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि फरीदाबाद के भविष्य के दृष्टिकोण और विजन के साथ एफएमडीए ने शहर में 2031 तक अनुमानित जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत विकास योजना विकसित की है। अगले कुछ वर्षों में फरीदाबाद के विस्तार और विकास में सहयोग के लिए प्राधिकरण की बैठक में कुछ प्रमुख विकास योजनाएं प्रस्तुत की गयी और कई प्रमुख प्रस्तावित परियोजनाओं को स्वीकृति दी गयी। साथ ही आगे के कार्य क्षेत्र को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फरीदाबाद विकास योजना 2031 के अनुसार पूरे फरीदाबाद शहर की वर्तमान और संभावित आबादी के लिए थोक पेयजल की आपूर्ति के लिए मास्टर प्लान एफएमडीए की ओर से तैयार किया गया है। वहीं वर्तमान में फरीदाबाद में पानी की उपलब्धता 330 MLD और एफएमडीए की ओर से 12 नए रेन्यूएबल वेल्स का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे आपूर्ति क्षमता 450 MLD तक पहुंच जाएगी। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एफएमडीए की चौथी बैठक में कौन-कौन सी परियोजनाओं के लिए मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में एफएमडीए की चौथी बैठक हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। बैठक में 3000 करोड़ की परियोजनाओं पर मुहर लगी। सीसीटीवी निगरानी को मजबूत करने के लिए परियोजनाओं को मंजूरी मिली। सड़क बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी, सीवरेज नेटवर्क को स्वीकृति मिली। मुख्यमंत्री ने साल 2023-24 के लिए कुल 878.23 करोड़ के बजट को मंजूरी दी। 22 रैनी वेल्स, 70 ट्यूबवेल और पोस्टिंग स्टेशनों के निर्माण कार्य को मंजूरी दी।
बैठक में प्रस्तुत किया गया जल आपूर्ति का प्रस्ताव प्राधिकरण। जल आपूर्ति को 450 MLD से बढ़ाकर 700 MLD करने का प्रस्ताव। फरीदाबाद में कुल 56 रेनी वेल्स और 220 ट्यूबवेल के पूरे होंगे कार्य। करीब 700 MLD की शुद्धता जल आपूर्ति प्रदान करने में करेंगे मदद। मुख्यमंत्री ने शहर को 50 नई CNG बसें, ई बसों के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ग्रेटर फरीदाबाद में आगरा नहर के साथ लगी 20 किलोमीटर लंबी सड़क पे 2 अतिरिक्त लेन के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर इस मार्ग के माध्यम से यात्रियों को दिल्ली, नोएडा और मेरठ बुलंदशहर या यमुना एक्सप्रेसवे के साथ साथ फरीदाबाद जेवर एयरपोर्ट रोड तक पहुंच में सुधार होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेखांकित किया कि ये परियोजना उच्च सार्वजनिक हित से जुड़ी है और इससे नागरिकों को बहुत लाभ होगा। यूपी सिंचाई विभाग इस परियोजनाओं को FMDA के जमा कार्य के रूप में कार्यान्वित करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 278 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल वर्च और साइकिल ट्रैक के साथ पक्की सड़क का निर्माण चौड़ीकरण किया जाएगा। वहीं बैठक में उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में सड़क नेटवर्क और कनेक्टिविटी में सुधार FMDA के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और हमें कुछ प्रमुख विकास परियोजनाओं पर मंजूरी मिल गई है, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक में बताया कि शहर में CCTV निगरानी के दायरे को मजबूत करने, सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों और प्रवर्तन सुनिश्चित किया। इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण को फरीदाबाद में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर लगभग 1009 कैमरा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। तो वहीं बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार से अमृत 2 योजना के तहत 1494 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इनमें से 370 करोड़ रुपए फरीदाबाद शहर को दिए जाएंगे। वहीं EDC से मिले 560.8 करोड़ रुपए भी शहर के विकास पर खर्च होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए फरीदाबाद से मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने FMDA की चौथी बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में FMDA का 878 करोड़ का बजट पास किया गया है, जिससे FMDA का विकास कार्य होगा। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। हरियाणा और हरियाणा के विकास के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज FMDA की चौथी बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3000 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि FMDA अपने शुरुआती दौर में है और धीरे धीरे उसमें प्रगति हो रही है। उन्होंने कहा कि FMDA का 878 करोड़ रुपए का बजट पास किया है, जिनमें से 560 करोड़ EDC से आएगा। मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की दूसरी मीटिंग थी और ये ठीक है कि इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग गया इस मीटिंग में, लेकिन चूँकि अभी तो वो धीरे धीरे बन रहा है और मैं समझता हूँ काफ़ी अब प्रगति हो गई है उसके अंदर। आज कुछ विषयों पर चर्चा जो हुई उसमें एक तो जो इस साल का बजट है 878 करोड़ का बजट इस वर्ष का वो पारित किया गया है और जिसके अंदर 560 करोड़ रुपया ये आएगा EDC से और बाकी जो फंडिंग है स्टैम्प ड्यूटी में से है, कुछ लोकल सेस है, तो ऐसा मिला करके 878 करोड़। और जो इस वर्ष के काम हैं वो तो जो ऑनगोइंग काम है उनके ऊपर विचार किया गया है। जहाँ कहीं कंप्लीशन हो गया, जहाँ कम यानी जो बचे हैं, कहीं 1-2 जगह पर जो ठेकेदार बदलने की बात आई है वो छोटे छोटे काम थे, लगभग 30-35 वो चल रहे हैं। आगे विचार किया है कि जो बड़े काम हैं FMDA वही करेंगे और जो छोटे काम हैं पहले से MCF जो कर रहा है अब MCF ही करता रहेगा, MCF से टेक ओवर नहीं करेंगे छोटे काम। अन्यथा FMDA का पर्पस है जो मास्टर बड़े मेन लाइंस के काम हैं, जो जिसको कहना चाहिए जो जिनके ऊपर फोकस होना चाहिए। जैसा फरीदाबाद की आबादी बढ़ रही है
तो उस नाते से GMDA ने जैसे गुरुग्राम में एक अच्छी प्रोग्रेस की है, वैसे FMD भी अपने साइज को थोड़ा बढ़ाएंगे। उसी हिसाब से मैन पावर, इंजीनियरिंग स्टाफ ये सब उसमें रखेंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बड़े कामों में जैसे अमृत 2 के काम पूरे हरियाणा में होने हैं, जिसमें से 25% पैसा जो हरियाणा से आएगा और फरीदाबाद को 1474 में से 370 करोड़ मिलेगा। बड़े कामों में जैसे अमृत 2 के जो काम पूरे हरियाणा में शुरू होने हैं, तो उसमें लगभग 25% पैसा जो है पूरे हरियाणा का जो आएगा, उसके अंदर फरीदाबाद को मिलेगा। 1474 करोड़ में से 370 करोड़ रुपया ये फरीदाबाद को उसमें मिलेगा। और EDC के भी जो हर वर्ष पैसे आएंगे वो सब वर्ष दर वर्ष चलेंगे। तो 5 साल का प्लान जो हमने तय किया है, उस 5 साल के प्लान में 4,500 करोड़ के काम आज कंसीव किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से सीवरेज का पानी, सीवरेज की व्यवस्था और पानी सप्लाई की व्यवस्था, ये 2 बड़े मेजर काम है। 4,500 करोड़ रुपए के कंसीव किए हैं। 5 साल की प्लानिंग उसकी बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 12 रेन्यूवेल का काम शुरू हो गया है, जबकि 5 और लगाए जाने के लिए मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि सीवर, सड़क और पानी की समस्या के निदान के लिए IIT सर्वे करेगी और कई संस्थाएं भी इसमें सहयोग करेंगी। साथ ही खेड़ी गांव में बाईपास बनाने का प्रस्ताव आया है, उसके लिए जमीन की प्लानिंग की जाएगी और ग्रेटर फरीदाबाद में आगरा नहर के साथ 20 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। 12 रेन्यूअल इसका काम स्टार्ट हो गया है। 5 नए रेन्यूअल उसको भी आज मंजूरी दे दी गई है, ताकि पीने के पानी का जो कमी आगे चल करके ना आए, ये सारा काम किया है। सीवरेज, सड़क और पानी, इसका जो पूरा एक प्रकार का, जैसे वैसे ग्रीवेंस कमेटी में मैंने ये उस समय एक इनको निर्देश दिए थे कि IIT के द्वारा उस सारे का एक हम सर्वे करा लें, उसकी रिपोर्ट तैयार करा लें, क्योंकि फेजेज में काम करने के बाद कई जगह उसके डिफेक्ट आते हैं। पानी का खास करके फ्लो का सिस्टम ठीक ना बने तो उसका पर्पज़ ही डिफ्यूट होता है। तो पूरे फरीदाबाद नया पुराना मिला करके और इसका जो सर्वे है वो IIT से कराया जाएगा। मानव रचना भी उसमें सहयोग करने की बात कही है, और भी कुछ संस्थाएं जो छोटी संस्थाएं हैं उसमें सहयोग करेंगी। तो मास्टर प्लान एक जो है वो फरीदाबाद का बनेगा। खेड़ी गांव में एक बाईपास का प्रस्ताव आया है, लेकिन उसमें क्योंकि ज़मीन जो है किसानों की है और कुछ डेवलपर्स की भी वहाँ है, तो ऐसी ज़मीन को प्रोक्योर करने का एक सिस्टम वो जिम्मे लगाया है हमने टीम के, कि उस ज़मीन को खरीद करके बाईपास बनाया जाए। ग्रेटर फरीदाबाद में आगरा नहर के साथ साथ 20 किलोमीटर की सड़क, इसको पहले 2 लेन थी, अब उसको 4 लेन किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिल करके, क्योंकि डिपॉजिट वर्क उत्तर प्रदेश को ही हमको देना होगा, उन्हीं का क्योंकि नहर है, तो इसलिए उनके साथ मिल करके उस नहर को, उस सड़क को चौड़ा करने का एक विषय भी तय किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि 2031 के मास्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए सीवर और पीने का पानी की समस्या को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट को लेकर फरीदाबाद और पलवल की यमुना क्षेत्र को कंट्रोल एरिया बनाया जाएगा। 2031 का जो मास्टर प्लान है उसको ध्यान में रखते हुए जो सीवरेज लाइन और पीने के पानी की व्यवस्था जो उसमें मैंने बताया है, जो MCF का भी सीवरेज सिस्टम है उसको भी अपग्रेड करने की बात FMD के जिम्मे लगाई गई है, जो मैंने पहले बताया 4,500 करोड़ रुपये। CCTV कैमरास बढ़ते शहर में अब CCTV कैमरास की आवश्यकता है, तो 1009 नए CCTV कैमरा लगाने की भी इसमें अप्रूवल हमने दे दी है। यातायात की व्यवस्था ये बेहतर करने के लिए हमको जो CNG की बसें 50 तो वो आएंगी, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल ये फरीदाबाद के लिए और मंजूर करवाए जाएं, ऐसा भी एक प्रस्ताव हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को तालमेल FMD के साथ करके वो सब किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट हमको पता है जैसे बहुत तेज़ी से उधर काम चल रहा है, तो जो फरीदाबाद और पलवल साइड का जो यमुना नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें उसको भी हम जो है कंट्रोल एरिया इसको घोषित करने की बात कही गई है, ताकि वहाँ भी आगे चल करके जो विकास होगा यमुना नदी के साथ साथ, और यमुना नदी का कुछ हमारा हरियाणा का एरिया नदी के पार भी है, तो नदी के पार के एरिया को भी उसी हिसाब से कंट्रोल एरिया बना करके उसका विकसित किया जाए उसको।
इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए फरीदाबाद से मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। वहीं फरीदाबाद के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखे पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महत्वपूर्ण शख्सियत बताया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखे पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना संबोधन दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पुस्तक जिस शख्स के लिए लिखी गई है वो शख्स ही इतना महत्वपूर्ण है। आज एक पुस्तक का विमोचन बहुत विशेष अवसर है। अवसर विशेष इसलिए नहीं है कि किसी पुस्तक का विमोचन है, बल्कि विशेष इसलिए है कि इस पुस्तक के जो पात्र हैं, जिनके इर्द गिर्द ये पुस्तक लिखी गई है, जो व्यक्तित्व है, वो विशेष हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इस अवसर को बहुत विशेष अवसर मानता हूं। पुस्तक लिखी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन चरित्र पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके विचार पर, उनकी उपलब्धियों पर, उनकी दिशा पर, और जो प्रेरणा उनसे हमको मिलती है, उस प्रेरणा के नाते से एक पुस्तक का इस प्रकार का विमोचन हुआ है। लिखने वाले लेखक हमारे श्री R.K. पचनंदा जी बहुत ही एक मेहनती कर्मठ एक ऑफिसर के नाते से इन्होंने सारा जीवन लगाया है। मैं पिछले 6-7 वर्ष से इनको जानता हूं, और बल्कि जब ये पुस्तक लिखने के लिए इन्होंने शुरू किया तो कुछ 1-2 चैप्टर्स इन्होंने मुझे भी कहा कि ज़रा आप इसको पढ़ करके देख लीजिए, कहीं कोई बात सुझाव के रूप में। तो मैंने प्रश्न किया कि आप इतने व्यस्त जीवन में से इस पुस्तक का लेखन का कार्य कब करते हैं और कब कैसा करते हैं। लेकिन इन्होंने पुस्तक, और ये इससे पहले भी शायद पुस्तक कुछ लिखी है, इससे पहले भी लिखी है, अकेली पहली पुस्तक नहीं है। तो मैं साधुवाद देता हूँ R.K. पचनंदा जी को कि ऐसा एक मार्गदर्शन इस पुस्तक के माध्यम से कि जो ऐसी घटनाएं हमने स्वयं नहीं उसको जिया है, किसी एक व्यक्तित्व के नाते जिसने जिया है, वो सब वर्णन इसमें किया, और पढ़ते समय ऐसा लगेगा जैसे हम प्रत्यक्ष उसको देख रहे हैं। ऐसा इतिहास का क्रम शायद हम तो उसमें से गुजरे नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी के व्यक्तित्व को एक साधारण परिवार में जन्मा बालक, सब हम सुना ही है, पढ़ा ही है हमने सबके, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बालक और देश का प्रधानमंत्री, न केवल प्रधानमंत्री बल्कि विश्वविख्यात सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री अगर इस देश का कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी कुछ दिन पहले एक पत्रिका की अप्रूवल रेटिंग ने भी इस बात पर मुहर लगाई है कि प्रधानमंत्री समाज हित को केंद्र में रखकर प्रयोग करने से कभी पीछे नहीं हटे। बहुत सी संस्थाएं पॉपुलैरिटी को लेकर के तरह तरह के सर्वे करते रहते हैं वर्ल्ड लीडर्स का। तो अभी एक सप्ताह पूर्व ही एक कोई मैगजीन में एक सर्वे छपा, उनकी पॉपुलैरिटी 73% है, हाईएस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स। अब क्यों आखिर ऐसे बना है, मैं इसलिए भी पुस्तक का तो पूरा वर्णन क्या होगा मैं स्वयं पढ़ूंगा, उसको निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी, लेकिन मुझे तो जीवन का एक एक्सपीरियंस ये भी है कि उनके साथ मैंने लंबे समय तक काम किया है। हम और संजय टंडन साथ साथ उनके साथ मिलते जुलते रहते थे। जब पंचकुला उनका हेडक्वार्टर था और नॉर्थ इंडिया के 4-5 स्टेट्स का उनकी जब मैं काम था, मेरा हेडक्वार्टर भी पंचकुला था, संजय जी चंडीगढ़ रहते थे। समय समय पर जो उनको मिलना होता था तो ध्यान में आता था कि किस प्रकार का व्यक्तित्व, यानी प्रयोग धर्मी, जो भी कोई नया विषय ध्यान में आया कभी भी उन्होंने लागू करने के लिए मुड़ के नहीं सोचा। एक ही विचार होता था, क्या कि समाज हित में है, क्या ये देश हित में है। अगर उनके मन ने गवाही दे दी ये समाज हित में है, देश हित में है, तो उसको लागू करने के लिए हमेशा खुद भी करते थे और हम जैसों को भी प्रेरणा देते थे। संगठन का काम करते करते कभी नई बात मन में आती तो हम पूछते थे, मोदी जी ऐसा एक विषय ध्यान में आया है, कर लें क्या।
वो थोड़ा सोच के कहते थे कि पूछा क्यों है। मैंने कहा इसलिए कि आप हमारे श्रेष्ठ हैं, आप से हम दायित्व में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, पूछ के ही करना चाहिए। कहने लगे अगर मैं ना कर दूं तो? मैंने कहा नहीं करेंगे। अगर आइडिया अच्छा और ना हो गई तो रह गया बीच में। कहने लगे नए प्रयोग करते समय बहुत सोचना नहीं चाहिए, प्रयोग करो, अच्छा होगा आगे बढ़ जाएगा, ठीक नहीं होगा छोड़ देंगे। तो इस प्रकार के विचारों के वो धनी, कितने ही बड़े बड़े काम उन्होंने किए, कभी भी हिचके नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता हो या फिर G20 का सफल आयोजन, योगा की बात हो या फिर गीता का प्रसार, हर क्षेत्र में देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सफलता पाई है। राम जन्मभूमि के निर्माण से लेकर धारा 370 के हटाने पर उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखी है। और आज भी अपने देश में अंदरूनी स्थिति कैसे ठीक हो और इस देश का स्थान दुनिया में कैसे बने। केवल अपने देश के सुख की बात है, यहां तक सीमित नहीं है, बल्कि इस देश का नाम ऊंचा कैसे हो, कैसे कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं। चाहे वो चंद्रयान 3 की बात हो, चाहे फिर G20 के अंदर हमारा सारा विषय आया हो, योगा को दुनिया में प्रचलित किया हो, गीता का प्रचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लागू करने के लिए उन्होंने कहा हो, देश की संस्कृति, देश का इतिहास, ये जो इसकी अच्छी चीजें हैं कैसे हम दुनिया को जाके बताएं। दुनिया अगर शांति की खोज में घूम रही है, ढूंढ रही है, तो ये दृढ़ विश्वास है हमारा कि भारतवर्ष की आस्थाएं सिद्धांत इसके ऊपर चलेंगे तो दुनिया शांति के रास्ते पर पहुंचेगी। ये दृढ़ विश्वास है। हमारी सांस्कृतिक पहचान बनकर के हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ा के उभार के ले जाएं। देश के ऊपर ऐतिहासिक कुछ ऐसी गलतियां हुई उनको कैसे सुधारें। राम जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए, बड़े बड़े आंदोलन भी हो गए, लोग डरते थे, घबराते थे, कैसे होगा, गृह युद्ध हो जाएगा, ये होगा वो होगा। एक कलम से ये हो गया कि हाँ राम जन्मभूमि का मंदिर बने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मौजूदा वक्त में भी वन नेशन वन इलेक्शन, महिला आरक्षण जैसे विषयों पर सरकार आगे बढ़ रही है। जनता टीवी के लिए दिल्ली से यशवर्धन शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जनता टीवी ने सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें महिला सशक्तिकरण का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास बना ये जाया करता है, कितनी ही पुरानी मांग हो, पीएम ने महिला सशक्तिकरण में बड़ा काम किया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। भले ही कितनी ही पुरानी ये मांग चल रही हो, इसकी प्रोसेस चल रही हो, लेकिन मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण में इतना बड़ा कदम ये रखा है कि बहुत सराहनीय है। और मैं देश भर की महिलाओं को बहुत बहुत इस विषय के लिए बधाई भी देता हूं। और एक डेमोक्रेटिक सेटअप में किसी भी वर्ग को इस प्रकार का प्रतिनिधित्व देकर के आगे बढ़ाने का यह अनोखा कार्यक्रम है। और विशेष तौर पर अभी जो सत्र चल रहा है पार्लियामेंट का, जिसमें नया संसद भवन, उसमें जाने के बाद पहला ये बिल ये पारित किया गया है, तो इसके लिए बहुत। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था कि आत्मनिर्भर हरियाणा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब है ए, लोन प्रदान करना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं कैथल से सूरज कुमार। सूरज, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हूं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। ई कर्मा योजना कब शुरू की गई थी। ए, साल 2018, बी, साल 2020, सी, साल 2023, डी, साल 2022। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।